Welcome you friends in our channel Dr. Agriculturist. In this video, we are going to discuss about electron transport chain. पहले देखते हैं ETC होता क्या है. Electron transport chain, this is also known as oxidative phosphorylation. The electron transport chain is a series of protein and organic molecules found in the inner membrane of the mitochondria. So, electron transport chain mitochondria के inner membrane में होता है. Electron are passed from one member of a transport chain to another in a series of redox reaction. So, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ट्रांसफ़र होते रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज कैप्चर्ड एज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट which is then used to make ATP in a process called chemiosmosis. Together, the electron transport chain and chemiosmosis make up oxidative phosphorylation. So, जो ATP फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और ये कहाँ होता है? ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. और इसको ETC क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से या एक स्टेप से दूसरे स्टेप में ट्रांसफ़र होते रहता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं. और ये कहाँ पर होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है. एटीपी सिंथेज एंजाइम के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसका यह फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो जनरेटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं. जैसे ये डीसी मोटर है, अगर इसके पीछे में हम बल्ब लगा देते हैं और इसको अगर ज़ोर से घुमाते हैं तो ये जो बल्ब है वो जलने लगता है. और इसी प्रिंसिपल का यूज़ आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है. जो भी थर्मल या फिर हाइड्रल जो पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, भाप के द्वारा या फिर पानी के द्वारा ये जो टरबाइन होता है उसे घुमाया जाता है. जब ये घूमता है तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये जो बल्ब है या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो चलने लगते हैं. सेम इसी प्रिंसिपल में जो एटीपी सिंथेज है वो काम करता है. और ये जो स्टेप होता है ईटीसी में सबसे लास्ट में होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन अ नट सेल. इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये है एक कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. और ये है एंजाइम एटीपी सिंथेज जो कि एडीपी से एटीपी बनाता है. और ये जो एटीपी होता है यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें भी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है. तो ये एटीपी कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आता है. ग्लूकोज में एनर्जी कंजर्व रहती है. जैसे कि ये हो गया ग्लूकोज, इसमें पहला स्टेप था ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट बना. ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पायरुवेट. अब ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में टीसीएस साइकिल में इंटर करता है. फिर टीसीएस साइकिल में बहुत सारे NADH, FADH2 और GTP बनता है. अब ये जो NADH हैं या और FADH2 हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये हेल्प करते हैं ATP के फॉर्मेशन में. पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसे सिंपल वे में समझते हैं, उसके बाद इसे हम डिटेल में देखेंगे. तो ये जो NADH है ये आता है कॉम्प्लेक्स 1 में और वहाँ पर से H+ को रिलीज़ कर देता है और ये H+ चले जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होता है और NADH से बन जाता है NAD+ और ये फिर से चले जाएगा ग्लाइकोलिसिस में या फिर TCA साइकिल में. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 में जाता है. कॉम्प्लेक्स 2 में जो FADH2 है वो 2 हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है और यहाँ पर से H+ चले जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में और फिर से ये इलेक्ट्रॉन
चले जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में, यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स 4 चले जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के H2O बनाता है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाता है। अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और मैट्रिक्स में बहुत ही कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डिफ्यूज़न होगा और ये जो डिफ्यूज़न होता है वो एटीपी सिंथेस के द्वारा होता है। और डिफ्यूज़न में क्या होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये हाइड्रोजन एटीपी सिंथेस से होते हुए मैट्रिक्स में आते हैं और जब ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं उस समय ये एटीपी सिंथेस जो एंजाइम है वो घूमता है और जब ये घूमता है उस समय एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों मिल जाते हैं और बन जाता है एटीपी। तो जैसे हम जनरेटर को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही ये घूमता है और जब ये घूमता है मैकेनिकल एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कंजर्व कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ये है एंजाइम एटीपी सिंथेस और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन बीएससी में इतने डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एमएससी वाले इसको इतना डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं एटीसी को थोड़े डिटेल में। देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स लेबल्ड 1 to 4। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं और उन्हें रोमन नंबर के 1, 2, 3 और 4 से डिनोट करते हैं। और जो एटीसी होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है और इसकी बहुत सारी कॉपीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया में केवल एक ईटीसी होगा। पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स 1। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है इसे NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीरिडक्टेज कहते हैं और इसे रोमन के 1 नंबर से शो करते हैं। इसमें फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसे कहते हैं QN कॉम्प्लेक्स 2 और ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और क्विनोन पुल से बना होता है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH को रिसीव करता है और कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को रिसीव करता है। इसमें जो यूबिक्विनोन होता है Q ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। फिर है कॉम्प्लेक्स 3, इसे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और ये साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C और FES प्रोटीन से मिलके बना होता है। और जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से क्विनोन, कॉम्प्लेक्स 2 से क्विनोन और फिर ये क्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3, अब कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में जाने के लिए ये जो साइटोक्रोम C होता है वो हेल्प करता है। कॉम्प्लेक्स 4 इसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं और ये बना होता है साइटोक्रोम प्रोटीन C, A और A3 से। और इसी कॉम्प्लेक्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके H2O बनाते हैं। अब देख लेते हैं ETC के स्टेप्स। इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है, मतलब कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं ये हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरा स्टेप इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है, मतलब कि जो भी हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट हैं ये एटीपी सिंथेस के द्वारा फिर से मैट्रिक्स में लाए जाते हैं और उस समय ये एटीपी सिंथेस घूमता है और फिर एडीपी से एटीपी बनाता है। थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों से बाइंड होता है और बनता है वाटर। स्टेप 1, इसमें क्या होता है, जो NADH हैं या फिर FADH2 हैं ये प्रोटॉन को
कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 में लाते हैं। जो NADH होता है वो कॉम्प्लेक्स 1 में H+ आयन को लाता है और यहाँ से ये H+ आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर FADH2 आता है और प्रोटॉन को या फिर हाइड्रोजन आयन को ये कॉम्प्लेक्स 2 को दे देता है। ये कॉम्प्लेक्स 2 H+ आयन को मैट्रिक्स से ले जाकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में जाता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है। यहाँ पर Q इसे हेल्प करता है। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में जाता है। साइटोक्रोम C से होते हुए ये कॉम्प्लेक्स 4 में पहुँचता है। इस प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक ट्रांसफ़र होता है। इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे NADH और FADH2 आते हैं और ये प्रोटॉन को यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। फिर स्टेप 2 ATP सिंथेसिस वाया केमिऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, ये जो H+ आयन यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो ATP सिंथेस के द्वारा मैट्रिक्स में इंटर करते हैं और जब ये हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं उस समय ये ATP सिंथेस को रोटेट करते हैं और उस रोटेशन के द्वारा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और ATP बनता है। स्टेप नंबर 3 रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इस स्टेप में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए इस कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं ये ATP सिंथेस के द्वारा अंदर लाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर से हाइड्रोजन आयन को कम करेंगे और ये जो लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसको भी यहाँ से हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ पर से प्रोटॉन आएगा, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये तीनों मिल के बना देते हैं H2O और ये H2O फिर बाहर चले जाता है और यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो TCA साइकिल होता है वो मैट्रिक्स में होता है। यहाँ पर बहुत सारे NADH FADH2 बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर ये ATP सिंथेस है। ATP सिंथेस के द्वारा ADP से ATP बनते रहता है। इस प्रकार से कार्बन का मेटाबॉलिज्म होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है और जो एनर्जी मिलती है वो ATP के रूप में होती है। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.